आप देखें डिले कंडोन भी होता नहीं है। बाद में अगर किसी की डिले हो जाए तो लिटिगेशन बढ़ता है। टू मेक इट ईजियर मुनासिब रहेगा कि 90 दिन का अपील टाइम रखा जाए। इतनी मेरी अर्जदार है। आप मानते हैं कि तजवीज़ को? नहीं सर, हमने काफ़ी इसमें जो कितना वर्कआउट किया है, और क्योंकि 1966 के बाद आज तक कभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो पहली दफ़ा हमने किया। और जब ये रीयूनाइटेशन हुई स्टेट की, तब भी इसको ना इधर रखा गया ना इधर रखा गया। बट हमने जब ये सरकार उम्मतुल्लाह सरकार बनी तो हमने काफ़ी सारे अच्छे फैसले इसमें लिए हैं। तो अब ये प्रोसेस है, चलेगा फिलहाल। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मैं आप वापस लेते हैं तरमीम? सर, जो इनका जवाब है मुनासिब नहीं है। आप पूरे कवानीन की समीक्षा करें मिनिस्टर साहब। एवरीवेयर आज की डेट पे जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए एग्रीड पार्टी को बहुत ज्यादा वक्त दिया जाता है। अपील वही करेगा वन हु इज एग्रीड, वन टू कि जस्टिस के लिए स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसमें कंसल्टेशन की जरूरत होती है, इसमें वकील करके पैसे की जरूरत होती है। आम जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, दैट वुड फेवर एनी लिटिगेंट इवन इफ ही इज FL1 इफ ही वांट्स टू डिस्पेंस जस्टिस। और ये कानून लाके इन्होंने किन की रक्षा करना चाहिए? एम्प्लॉइज, दुकानदार का एम्प्लॉय होता क्या है बेचारा? वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि उसको हर एक हक मिलेगा। वेजेस एक्ट के तहत ही आता है, बाकी प्रोटेक्शन उसका है ही नहीं। एंड वंस ही हैज ए केस, एवरीवेयर यू कांट बिलीव ए जज दैट ही हैज टू मच ऑफ विजडम टू बी एब्सोल्यूट एंड ही कैन नेवर बी चैलेंज्ड। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा दोबारा इनमें इनको क्या मतलब आपत्ति है कि 90 दिन की मोहलत दी जाए? अगर ये नहीं मानते आई विल पुट इट टू वोट। मैं फेल ही हो जाऊं इसमें, लेकिन आई विल पुट इट टू वोट। अच्छा, जो ऑनरेबल अब मैं हाउस के सामने सवाल है तरमीम के बारे में बात, तरमीम के बारे में नहीं आप बोलिए, मैं इसके बाद आपको ये तरमीम पर मैं फैसला लेना चाहता हूँ। जो तरमीम निजामुद्दीन भट्ट साहब ने यहाँ पर, आप सुनो मेरी बात, पहले तरमीम आपने नहीं दी है, ये इस पे दी है। इस पर पहले वोट लेना मैं चाहता हूँ, इस पर तरमीम पर। तो जो निजामुद्दीन भट्ट साहब ने तरमीम यहाँ पेश की है, जो अच्छा मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को मानती नहीं है। आप मुझे बताइए जो ऑनरेबल मेंबर इस तरमीम के हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहें। तरमीम नामंजूर हुई। आप बोलिए, आप मेरे दिल पर बोल सकते हैं। This act states that this act will not apply to certain persons and premises. The provisions of this act shall not apply to a person occupying position of confidential, managerial or supervisory character in a shop or an establishment. They have excluded certain sections like any commercial establishment carrying on the business of transport of passengers and goods by motor vehicles and persons excluded employed in such business. How they are covered and in what law they are covered? If they have been excluded, they should have been included in a separate law. There is no separate law for them. Where they have included, where their interests have been protected by the government. Sir, my humble request is, this bill should be sent to a select committee who should find out the lacunas, because this bill आपने सेलेक्ट कमेटी का मोशन नहीं दिया ना? हमने नहीं दिया ना, उसके लिए बाकायदा मोशन देना पड़ता है। तो चलिए साहब, ये गवर्नमेंट ने दिया नहीं एज एन अमेंडमेंट, लेकिन मोशन फॉर रेफरिंग टू द सेलेक्ट कमेटी वो एज एन अमेंडमेंट आपको देना था, वो आपने दिया नहीं है। लिहाजा इस स्टेज पर वो हम नहीं मान सकते। प्रोटेक्टेड फॉर द एक्सक्लूजन क्लास, जो एक्सक्लूजन की क्लास है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। हाउ द पर्सन्स हु हैव बीन एक्सक्लूडेड इन द एक्सक्लूजन क्लास, हाउ देयर इंटरेस्ट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन। लेट द मिनिस्टर रिप्लाई टू अस, which is the law under which they are being protected? Can you cite the law under which they are protected? आपने कुछ कहना है?
अब सवाल ये है कि मसवदे कानून हज़ा बिल नंबर 6 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में वो हाँ कहें, जो इस कानून के हक में वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हों वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। To be excluded from this law. There should have been a separate law, but there is no law. How they are being protected? Sir, this house wants to penalize certain sections of society. It is up to the house. I am recording my dissent of the same, and let it be recorded on in the assembly record that there is a dissent. Otherwise, the minister should come with a concrete. बोलने दो इनको बोलने दो। सिर्फ साहब, डॉक्टर साहब इनको बात करने दो, उसको बात कर। नहीं हाँ बोलिए बोलिए। Sir, my humble solution is because a larger section of the society has been excluded from this act. Under what law they are being protected, their interests are being protected. ये मेरे को बता दे, अगर प्रोटेक्ट किया तो मैं इसको एग्री करता हूँ, अगर नहीं किया तो इसी एग्री। जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। Sir, I also to move the bill be passed. तहरीक की गई है कि मसौदे कानून हज़ा को पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि जो ऑनरेबल मेंबर मसौदे कानून हज़ा के हक में हो वो हाँ कहें, और जो खिलाफ हो वो ना कहें। मसौदे कानून मंजूर हुआ। जनाब जावेद अहमद डार साहब। Sir, I rise to move that a bill to amend the Jammu and Kashmir Cooperative Society Act 1989, Act number 27, sir, of 1989, LA Bill number 7 of 2025, to be taken into consideration. तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1999 एक्ट नंबर 17 बाबत 1998 में तरमीम की गर्ज से मसवदे कानून LA बिल नंबर 7 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने कोई बोलना चाहता है? बोल। माइक सामने। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो कोऑपरेटिव एक्ट है इसमें ऐसा है कि बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगली इंक्रोच है। कई अदर स्टेट्स में इन्होंने कहा कि हम कैट को देते हैं इसके लिए, वो कैट में जाके केसी चलेंगे, पर कई स्टेट्स में रजिस्ट्रार को इतना इम्पावर किया हुआ है कि पहले उसको रजिस्ट्रार के साथ हियरिंग करनी पड़ेगी। मेरे विधानसभा में भी जो कमर्शियल कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टीज हैं इलीगली इंक्रोच हैं और लोग वहाँ करोड़ों रुपए का कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर। मैंने मंत्री साहब को भी कहा था, पर्सनली मिला था इनसे कि भाई उनको इंक्रोचमेंट ख़त्म करो। कुछ कमर्शियल हैं, कुछ ऐसे बेकार पड़ी हुई हैं, वो खुद ही खराब हो रही हैं। इसलिए इसमें ऐसा करना चाहिए कि इलीगल जो हमारी इंक्रोच है उसमें टाइम बाउंड केसेस लेने चाहिए। पहले रजिस्ट्रार को इम्पावर करो, वो उसकी हियरिंग करे, उसके बाद वो कैप्टिवाइज में बिल्कुल। सर कोऑपरेटिव के ऊपर यहाँ तक बात आई है, इलीगल एंक्रोचमेंट की जो बात आई है हमारे साथी ने रखा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी जो सोसाइटीज़ है जो हर विलेज वाइज या पंचायत वाइज बनी हुई है सर, उसमें 50-50 साल हो गए लोगों को ऊपर गए हुए, उनके अभी तक वोट उसमें पड़े हुए, और इवन के तब तो कोई फ़ोन नंबर भी नहीं होते थे, इन्होंने फ़ोन नंबर भी उसमें डाले हैं। तो 5 लोगों को हर पंचायत में अधिकार है वोट डालने का, उसके ऊपर कोई जा नहीं सकता, जबकि इन्होंने लिस्ट बनाई है कहीं पे 100 की, कहीं पे 150 की। तो मेरा उस पर ये कहना है कि उसके ऊपर भी एक बार देखा जाए, और जो इलीगल एंक्रोचमेंट हुई है इनकी बिल्डिंग्स में, इनकी प्रॉपर्टी पे, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोसाइटीज बनी हुई इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए और उसको एक बार रिवाइज किया जाए, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो तो एक तरह से एक अनार्की फैली हुई है। 5 लोग आते हैं, बनते हैं, आपके जो रजिस्ट्रार हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, वो मिल मिला के सारे 4 लोगों को पता होता है, फटाफट आपने वो इलेक्शन करते हैं, वही पिछले 50 वर्षों से 30 वर्षों से बनते आ रहे हैं। तो एक बार अपनी आप वोटर लिस्ट को चेक करिए कि जो 50 साल 45 साल पुराने लोग बेचारे ऊपर चले गए, उनके नंबर आ गए, वो कहाँ से आए, ये भी एक इंक्वायरी का इशू है।
हाँ, सर, बोलिए, जैसे मुबारक। ये कोऑपरेटिव एक मूवमेंट थी यहाँ स्पीकर साहब, इस रियासत जम्मू कश्मीर में लेकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई ये मूवमेंट। एक ज़माना था कि कोऑपरेटिव की दुकानें हर जगह थी, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, लेकिन ये एक मूवमेंट थी। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवमेंट को फिर चालू करने की ज़रूरत है। ऐसी भी सोसाइटियाँ जिन्होंने काफ़ी लोन लिया है, जो हमारे टैक्स पेयर्स की पैसा है, और उन्हें करोड़ों में पैसा लिया है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ, कई दूसरी सोसाइटियाँ, एग्रो सोसाइटियाँ, दूसरी सोसाइटियाँ, और उनमें वो आज तक वो नहीं कर पाई है वापस पैसा दे पाई। इसलिए ज़रूरी है कि एक कमेटी बनाए मिनिस्टर साहब कोऑपरेटिव को रिव्यू करने के लिए, और जिन्होंने आज तक करोड़ों में पैसा लिया है, और क्या वो पैसा ये वसूल करने जा रहे हैं या नहीं करने। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए ये सही एक ऐसा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में करे। इसका होता था सुपर बाजार श्रीनगर में, वहाँ पे क्लाउड चौक में, वहाँ भी चीज़ें मिलती थी। जहाँ से वहाँ जम्मू में भी एक रोगरान बाजार में है, वहाँ भी एक खास कोऑपरेटिव दुकान, लेकिन उन प्रॉपर्टी को आहिस्ता आहिस्ता हज़फ किया गया। उन प्रॉपर्टी को पता ही नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो प्रॉपर्टियाँ थी सारे रियासत में, वो कहाँ है, उनका लिस्ट कहाँ है, उनका इजराज कहाँ है, उनका कहाँ स्टेटस है, कुछ नहीं है। अगर ये करेंगे ये काम कि जो पैसा उन्होंने, बड़े अरबपति बन गए बहुत सारे लोग, कोऑपरेटिव के नाम पे लोन लेके उन्होंने खत्म किया वो पैसा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें ये एक कमेटी बनाए एक्सपर्ट्स की, ताकि वो निकल जाए पैसा और वो आवाम के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो सके। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो ये कोऑपरेटिव की बिल लाई गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुई, आप देख लीजिए पंजाब जाके देख लीजिए, पंजाब में कोऑपरेटिव मूवमेंट एक शुरू की गई, और वहाँ दूध जो है एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर वहाँ वो चल रहा है। क्या वजह है कि रियासत में कोऑपरेटिव जो है वो उतना काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये है, आपने कोऑपरेटिव एक बैंक बनाया और उसको आप बंद करने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो आप बंद करने जा रहे हैं, हाँ स्मार्ट बैंक, वही कोऑपरेटिव है ना। तो आप देख लीजिए, लोगों ने लोन ले लिया है उससे, और लोगों ने बिल पर बोलो ना, बिल पे ही बोल रहा हूँ सर, बिल पे ही बोल रहा हूँ, बिल पे बोल रहा हूँ। तो उस कोऑपरेटिव बैंक को इसलिए बनाया गया था ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत किया जाए, लेकिन उसको आप बंद करने जा रहे हैं। उसमें मुलाजिम जो लोग हैं उनका अभी तक तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही है। तो क्या कोऑपरेटिव चला रहे हैं आप? कोऑपरेटिव को इतना मजबूत करने की जरूरत है। आप यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें हम कोऑपरेटिव के जरिए कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, एक तो इस बैंक को जो देखा जाए, उन एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दी जाए जो एम्प्लॉयज ये काम कर रहे हैं, और दूसरा जिनका डिपॉजिट आपके पास पड़ा हुआ है उनको कम से कम बेचारों को तो उनको तो अपना पैसा वापस मिलना चाहिए। ये मेरी कहने को। हाँ सलाहकार साहब आप कुछ बोलना चाहते थे? With your permission, sir, the honorable minister जो जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इस बहुत बड़ी ये मूवमेंट थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इस वजह से इस मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कई वर्षों से आप देखिए, आप खुद भी रहे हैं इसमें, कि जो इंस्टीट्यूशंस इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे वो सारे के सारे इस समय तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इस डिपार्टमेंट को किसी ने संभाला नहीं। ये एक बात आती है कि 10 साल किसकी सरकार रही या उसके पास, उसके बाद आप 20 साल पहले देखिए कि क्या हालत थी। ये एक मूवमेंट ऐसी थी कि जो लोगों के साथ जुड़ी हुई मूवमेंट, इसमें वही लोग आज तक इसके मेंबर बनते हैं और वही सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों को किसी ने दोबारा रिव्यू नहीं किया। हालांकि ये जो आपने ट्रिब्यूनल की बात की है यहाँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है कि जिसके मुताबिक जल्दी फैसले होंगे, लोग डले ना हो
लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें, आप एक नौजवान मिनिस्टर हैं कि आपको मैंने शायद 0 आवर्स में एक सवाल किया था, वो मैंने एक पास रेफरेंस था कि हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट बैंक था जिसका नाम बदल के स्कॉट बैंक रखा गया। जनाब आला वहाँ पे जो हमारी लोगों के पैसे जमा वो आज तक नहीं हुए। मिनिस्टर साहब उसका फैसला ले, 200 करोड़ रुपया जो है वो उसका गायब हुआ है, उसमें एमडी को भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो इंक्वायरी है इमीडिएटली जो आदमी है उसके खिलाफ सजा दी जाए। आज वो लोग जिन्होंने अपनी बच्चों की शादियां करवानी है, जिन्होंने पैसा बैंक में रखा था, आज वो उस पैसे को निकाल नहीं सकते। आज हालत ये है कि लोग वहां पे जाके ब्रांच के आगे रोज खड़े होते हैं, कहा कि ये मई महीने का पैसा खत्म हो गया, अब पैसा आएगा। ये एक बदनामी है कोऑपरेटिव मूवमेंट की सर। कल कोई आदमी इस पर पैसा जमा नहीं करवाएगा। हमने कोऑपरेटिव बैंक में ये भी चेयरमैन रहे हैं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं भी रहा हूं, लेकिन आज पोजीशन देख लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक कहां पहुंच गया है। मैं ये कहना चाहता हूं इस मूवमेंट को आप अपने हाथ में लेके प्रॉपर मॉनिटर करें ताकि लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके सर। और ये जो आपने इस बिल में, इसकी मैं तायद करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने ये हाई कोर्ट में लोगों का जाने का, बाकी जगह के बजाय एक जगह लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस मूवमेंट को अगर आप जिंदा करेंगे तो आपका बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है लोगों को उसका बेनिफिट होगा। आप विजयपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं, वहां सिवाय एक पंप है और बाकी का सारा पैसा लोगों के पास। जो लोग मर गए हैं आप उनकी रिकवरी निकालते हो, लेकिन आदमी जिंदा नहीं है, पैसे कहां से मिले? इसके लिए इस चीज का कानून को फाल बनाने के लिए एक आपकी जो है मॉनिटरिंग कमेटी जरूरी है, जिसके मुताबिक एक सिस्टम जो है वो ठीक चल सके। मुझे इतना ही कहना है। पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं और इस कोऑपरेटिव और इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं सर, मुझे हैरानी होती है बीजेपी वालों पे, लॉ की बात करते हैं, ये तो बाहर गए थे, वापस क्यों आए? इतना इंपॉर्टेंट 0 आवर था, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इतनी अच्छी बातें करनी थी सर। पूरा हाउस लोगों की बातें हम कर रहे थे, इन लोगों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया हाउस। इनका एक ही काम है डिस्टर्ब। अब मैं सर आता हूँ स्पीड ऑफ, मैं इनकी आदत हो गई है सर हाउस को डिस्टर्ब करने की, इतना इंपॉर्टेंट था। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, इनके पास हिम्मत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इनका सिर्फ आदत है लड़ाई करने की सर। सर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी इनका जो मेन मकसद था वो गरीबों को, लोगों को एम्पावर करने का। जो बीजेपी ने और 10 साल में सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोल रहा हूं सर, सोसाइटी में बोल बीजेपी ने लिखा हुआ है सर, लेकिन बीजेपी ने उसको तबाह कर दिया सोसाइटीज को सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो थी कि एम्पावर करे गरीब लोगों को। उनका गर्ज था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है उनको एम्पावर करे। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स है, आर्टिजन्स है, ट्रेडर्स है, हमारी खवातीन है, उनको एम्पावर करने की। लेकिन कुछ इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी वीक आ गई। और मैं ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में इन सोसाइटीज को इतना वीकन कर दिया है। और एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे मंत्री जी जावेद अहमद डार साहब का कि जो तबाही पिछले 10 साल में हुई उसकी बेहतरी ये करे। उसमें ऑब्वियसली इनका हाथ तो बहुत बड़ा है 10 साल में सर। 10 साल का तो हिसाब इनको देना है सर। चैलेंजेस बहुत हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट में बोलिए सर, इनको बोलने दो ना। मुझे लगता है सर मेरी तजवीज होगी और बात सुनो, इनकी बात सुनो सर। मेरी बात सुनेंगे वो तो वहां से हमेशा डिस्टर्ब करते हैं सर। मेरी मंत्री जी से एक बहुत मौजबाना गुजारिश होगी कि मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। मुझे लगता है
आपको इसकी एफिशिएंसी के लिए जो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव को, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आपको डिजिटलाइजेशन और इसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूएंसी जो है जेडीबल कंस्टिट्यूएंसी, उसमें भी आर्टिजन्स है, ट्रेडर्स है, ये सब है। सर आप जैसे फिशरमैन कोऑपरेटिव डल में कर सकते हैं, आर्टिजन कोऑपरेटिव जेडीबल में कर सकते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें करनी है। देखिए सर हम लोग तो यहाँ आए हैं काम करने के लिए, उनकी तरह नहीं डिप्टी सीएम साहब के ऊपर उंगली उठाया आपके, इनका काम है वो करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए वो हमेशा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निजामुद्दीन साहब इसको बोल दीजिए। सर जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, कोई बात नहीं, बोलिए आप। सर जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एग्जिस्टिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है जी उसमें इन्होंने 2 अमेंडमेंट्स की तजवीज़ की है। जी मंशा मिनिस्टर साहब का अच्छा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक वक्त हेड एज में आम लोगों की सुविधा और रूरल इकोनॉमी को खासकर बढ़ोतरी के लिए और ग्रास रूट लेवल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एसेंशियल कमोडिटीज की इंटरेक्शन में एक पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की का ऑब्जेक्टिव था। बीच में धीमा पड़ गया और ये नए सिरे से इसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दानिश में जो है कि जो अथॉरिटी पहले थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, शायद वो एक बाधा थी। एक अमेंडमेंट इन्होंने लाई, वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 157 जो सेक्शन है वो मैंडेटरी प्रोविजन है टू क्रिएट एन अथॉरिटी। पहले अथॉरिटी का नाम एक था, इन्होंने उसको अथॉरिटी का नाम बदलने की तजवीज़ की। टू ensure reformation, to ensure revival of the cooperative societies। सर 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक ये कि जो मेंबरशिप का श्यामलाल साहब ने जिक्र किया, शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट इसलिए था कि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हो, 1, 2 जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है या लोकल कंट्रीब्यूशंस हैं उसकी बुनियाद पे एक एसेट बने, जिस एसेट की बिलोंगिंगनेस आम आदमी को मिले, मेंबर को मिले, शेयर होल्डर को मिले। एक वो इंस्टीट्यूशन जो रेज हुआ था ऑन कॉमन मैन्स कंट्रीब्यूशन विद गवर्नमेंट सपोर्ट एंड लीगल प्रोटेक्शन, जिसको एक कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं, दैट वाज लीगली प्रोटेक्टेड दैट मूवमेंट। उसमें आज की डेट पे वही चीजों की करने की जरूरत है जिनकी मिनिस्टर साहब ने निशानदेही की है। अथॉरिटी, चेंजिंग एन अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज a big step to open the door for revival, to again revive the institutions, to give an ordinary farmer or a rural citizen the right to have his share in state's assets, to own an asset for him. इससे बढ़कर कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता था। To give me the satisfaction that I am here, who is both part of governance, who is both part of the exchequer, who is the beneficiary of the collective thinking and collective good. मैं मिनिस्टर साहब की एप्रिसिएशन इसलिए भी करता हूं कि इससे जो रिकवरीज की जरूरत है, डिफॉल्टर्स बहुत, इंस्टीट्यूशन कहां बैठा है? इंस्टीट्यूशन बैठा है बिकॉज ऑफ डिफॉल्टर्स। एक पीरियड रहा लूट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, आम आदमी को जो एसेंशियल कमोडिटी डोर स्टेप पे मिलती थी कंसेशन पे, पार्टिसिपेटरी रोल में, ओनरशिप के रोल में, ये दुकानदार खरीदार का मसला नहीं था। इट वॉज ए म्यूचुअल एक्टिविटी, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल बेनिफिट। उसमें लूट की बुनियाद पे रिकवरीज की जरूरत है। ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करना, शायद वही एक इंटेंशन इनका है कि दैट रिकवरीज आर मेड इफेक्टिवली टू रिवाइव द इंस्टीट्यूशन
on its own base, on its own assets. तो मैं ये कहते हुए कि this amendment will help revive societies, will help our rural economy, will be a great step forward from this government to give rural areas particularly a sense of belongingness in the activities, economic activities. Thank you very much. हाँ राजू साहब, आपकी तरफ इसके बाद शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं इस बिल की हमायत में खड़ा हूं और ये एक बड़ा अहम कदम उठाया है जनाब ऑनरेबल मंत्री साहब ने, क्योंकि जितनी लिटिगेशन और जितने डिस्प्यूट्स हुआ करते थे तो वो कोऑपरेटिव जो ट्रिब्यूनल था वो उस लेवल का मुकाम नहीं था और लोगों को जो है इंसाफ जो है उसमें काफ़ी कमी आ रही थी। लेकिन मैं जनाब इसमें थोड़ी सी एक तजवीज़ भी करूं कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है जिसके पास अब ये पावर दी गई है एपलेट की करूँगा हाँ तो जो स्पेशल ट्रिब्यूनल में मैं जनाब ऑलरेडी स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है ओवरबर्डन है। ये बात ठीक है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल में जो है नॉर्मल जो है वो प्रोसीजर के तहत पर काम नहीं होता है, लेकिन स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी इतनी सारी लिटिगेशन पेंडिंग है जनाब, ऑलरेडी इतने सारे उसके पास इख्तियार दिए गए हैं, वहां पर भी जो है वो डिले हो रहा है। तो वो जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाला कंसेप्ट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और भी चाहूंगा कि कुछ उसमें ऐसे इक़दाम पेश किए जाएं ताकि वहां पर डिस्पोजल अर्ली हो जाए, एक टाइम बाउंड मैनर फिक्स किया जाए, हियरिंग जो है वो डे टू डे हो ताकि जो भी डिस्प्यूट वहां पर जाए उसका जो है जल्द से जल्द निपटारा हो। अदरवाइज जो है क्योंकि उसके पास स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास आप देखेंगे चाहे वो लैंड रेवेन्यू के केसेस उसके पास पेंडिंग है, बोका के केसेस उसके पास पेंडिंग है, और अब कोऑपरेटिव के पास जाएंगे तो वो ओवरबर्डन हो चुका है जनाब। तो उसकी भी जो जिस मंशा के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था हमें, तो वो आज जो उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं थोड़ी कहूँगा कि अब कुछ इसमें ऐसे तरमीम करके और टाइम बाउंड मैनर इसमें अगर कर दिया तो शुक्रिया, मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूँ और ये पास मेहरबानी। थैंक यू। Point has already been taken out by Mr. Honorable Raju ji, Arjun Raju ji. I want that the strength of the special tribunal should be increased to dispose of the cases in a fast track manner. Number two, I will request the Honorable Minister to fix a time bound so that the disputes are resolved in a time bound manner. Because he can fix the time within 6 months, within 3 months, or within 8 months. The dispute should be dismissed. Sir, if there is no time bound, I have seen the cases are pending in the special tribunal for the last 8 years, 6 years, and no disposal is taken care. The strength should be increased of the special tribunal, and it should be in a time bound manner. The justice should be dispensed within a time bound manner, so that the justice is delivered. It is not denied. Okay, thank you. Thank you. Thank you. हाँ लालवी साहब, Sir, कौन बोला? ये तो खत्म करने में ठीक है, कदम करने का करिए। आपने वक्त खुद जाया किया, मैं क्या सर, पैसे देखे मैंने बार बार रिपीट की, आपने माना नहीं। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग का चेयरमैन रह चुका हूँ। तब मैंने कुछ वहाँ पे बहुत कम टाइम मिला मुझे वहाँ पे, तो मैंने तब भी कुछ इक़दाम किए थे कि इस कोऑपरेटिव बैंक को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमें पावरफुल बनाना है, क्योंकि जो गाँवों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिस तरीके से पहले हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करती थी और वहाँ पे किराना का या और कहीं कोई भी सामान मिलता था, वहाँ पे एक तो जनरेट हो जाता था वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। अगर उसी तरीके से मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा, इसमें मैंने पहले भी बात की कि इसको अगर हम हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करें, ताकि वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आज बेरोजगारी हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में बढ़ रही है, उससे एक जनरेट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट और लोगों को रोजगार मिलेगा। हर गांव में एक
दो अगर वहाँ पे दुकानें हो, दुकानें लगाने से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जिस तरीके से हमने पहले इलेक्शन होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, इलेक्शन होने के बाद उसका चेयरमैन बनता था, वो तब सारा काम होता था। जो ये ट्रिब्यूनल बनाया अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर उस तरीके से, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मैं नहीं, जो मार्केटिंग सोसाइटी होती थी, और इनकी इतनी प्रॉपर्टी है। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ये बताऊंगा कि अगर अनंतनाग की मैं बात करूं, खासकर अनंतनाग वेस्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है, मगर वहाँ पे कई लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, कई बेकार पड़ी है। अगर उसको अपने हाथ में लिया जाए, अपने हाथ में, गवर्नमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैंने इससे पहले भी गुजारिश की, उन्होंने बोला था हम करेंगे, करने की जरूरत है। डिस्प्यूट तभी खड़ा हो जाता है जब कोई प्रॉब्लम, जब हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। कोई कब्जा करेगा तो उसको हम कहेंगे नहीं ये आपने गलत कब्जा किया है, वहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। जब उसके पास जाएगा नहीं कोई तो नेचुरली आफ्टर सम टाइम ये तो डिस्प्यूट बन जाता है। इसलिए ट्रिब्यूनल जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये मार्केटिंग सोसाइटी का वो पूरा डाटा कलेक्ट करे कि कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी है। और कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग की मैं बात करूंगा, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग में इतनी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बना था, और वो शॉपिंग कम्प्लेक्स आज अनसेफ करार दिया गया। वहाँ पे दुकानदार जितने भी रेंटेड में वहाँ पे रेंट पर दिया था, वो वहाँ से भाग गए क्योंकि वो अनसेफ है। उसको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे से कोऑपरेटिव बैंक को एनकरेज करने के लिए वहाँ पे उनके पास स्टाफ ही नहीं है। अगर एक बैंक है वहाँ पे उनकी शाखें बहुत ज़्यादा है, पांपोर से शुपियन तक, शुपियन से कुकरनाग लादू तक वो फैली हुई है, मगर वहाँ पे उनके स्टाफ, एक मैनेजर, एक क्लर्क, बस इतना है। उसको बढ़ाने की कोशिश, तभी उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। और ये जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनंतनाग कोऑपरेटिव बैंक में जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वो जनाब इतने दुकानें वहाँ पे, अगर हम उसको नए बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और लोगों को फायदा मिलेगा, और ये ट्रिब्यूनल का जो भी अथॉरिटी है तभी फायदा होगा। थैंक यू। पठानिया साहब। स्पीकर सर, एक बहुत ही अहम सेक्टर, जम्मू कश्मीर में तो अहम है लेकिन पूरे कंट्री में अहम है। और बार बार हम बात करते हैं कि गुजरात मॉडल, कम से कम कोऑपरेटिव में तो गुजरात मॉडल फॉलो करना चाहिए हमें ईमानदारी से। ये जो ट्रिब्यूनल आप लोग जो सेट कर रहे, सुन रहे, आप कंपीट ही नहीं कर सकते गुजरात मॉडल को। आपकी किस्मत होगी, आपकी शान होगी गुजरात मॉडल की बात करें। सुन ले, डिबेट और डिस्कशन हो रही है, इतनी नफरत मत करें हमसे, कोई बात नहीं, चिंता मत करें। मैं साफ और स्पष्ट से फिर आपको इसमें एलेबोरेट करूंगा। मैंने गुजरात मॉडल की बात क्यों की? आप सिर्फ एक ट्राइब्यूनल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि डाइवर्शन था। कोई सिविल कोर्ट में जाता है, कोई हाई कोर्ट में जाता है, कोई किसी कंप्लेंट वाली अथॉरिटी के पास जाता है। आपने एक स्ट्रीमलाइन करके एक जो अथॉरिटी तय की, दैट्स वेल, लेकिन सिर्फ ट्रिब्यूनल तय करने से कुछ होगा नहीं। आपके कोऑपरेटिव एक्ट, एक पुराना भी एक्ट और कुछ उसमें भी अडॉप्ट करें, फिर आपके नए वाले उसमें रूल, इसमें एक भी नहीं, 100 से ज्यादा उसमें इन्फॉर्मेटिव है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये शॉर्ट शिफ्ट मेजर के साथ ये कहीं ना कहीं आपके, मैं स्टेप को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आप, योर एक्ट रिक्वायर्स ए कंप्लीट ओवरऑल। यू नीड टू टेक इंस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, एंड आई रिपीट वंस अगेन, गुजरात मॉडल ट्रेल ब्लेजर फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। आप इसको टाइम बाउंड करें, ये ट्राइब्यूनल कितनी देर में करेगा, इस ट्राइब्यूनल के टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या होंगे, कौन सा इसमें एलिजिबल पार्टी होगा, इसमें दिस रिक्वायर्ड मच एलेबोरेशन। तो मुझे लगता है सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ऐड करने से, वो अंग्रेजी में कहते हैं सिर्फ एक, दिस इज ए किड ग्लव अप्रोच, और कहीं ना कहीं आप इस किड ग्लव अप्रोच से इस जो एलियन और जो ऑलरेडी कहने में कोई वो एक हिचक नहीं है, जो आईसीयू में पड़ा हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, वो रिवाइव नहीं होगा। सभी मेंबर्स का कंसर्न है कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये टीम लीडर, जम्मू कश्मीर ऐसे भी टीम लीडर है, जम्मू कश्मीर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी पूरा सिरमौर है पूरे देश का, और हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट एक लीडर बन के उभरे। इस अमेंडमेंट को हम इसका एक पार्शियल विरोध करते आपको बोलेंगे, दिस रिक्वायर्स ए टोटल कंप्लीट ओवरऑल, और हम सब आपके साथ इसमें बैठेंगे ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट आपकी लीडरशिप में, आपकी सरकार इसे एलेबोरेट करके आगे चला रहे। मेरा ये खर्चात है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब, आपके बोलने, आप इस पर बोलना चाहते, दिल पर नहीं, ये जवाब दे देंगे, ये जवाब। मैंने सोचा आप
शायद इस पर बोलना चाहते हैं। स्पीकर सर, खुशी इस बात की होती है कि जब ऑनरेबल मेंबर्स इन बिल्स पे बात करते हैं। बेसिकली लेजिस्लेटर का काम ही है कि पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाना और उस पर बात करना। हमारे यहाँ वेल रेड बहुत सारे हमारे एडवोकेट्स यहाँ पर हैं, जिसमें निजाम बिन बाट साहब हैं, मीर सैफुल्ला साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, इस तरफ भी जसरोटिया साहब हैं, पठानिया साहब हैं, और भी बहुत सारे पवन जी हैं, और भी इस तरफ हमारे गुल साहब हैं, मुजफ्फर साहब हैं, एडवोकेट हमारे कुल्ली साहब हैं, बहुत सारे हमारे हैं। और आप जो एडवोकेट्स हैं जो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, सर ये सही है कि कोऑपरेटिव एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट रही है, और इस मूवमेंट के हवाले से जो पेश होनी थी शायद हो नहीं पाई हो, उसकी क्या वजह है मेरे ख्याल से आप बेहतर जज कर सकते हो, चीज़ों को बेहतर जज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास एदाद शुमार नहीं है जिससे मैं इस कोऑपरेटिव के हवाले से बात करूं। अनफॉर्चुनेटली किसी ऑनरेबल मेंबर ने इन 5 दिनों में या इससे पहले इस हवाले से कोई बात की, ना कोई सवाल लाया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन लाई होती तो जाहिर सी बात है इस पर डिस्कशन हुआ हो। यहाँ बहुत सारे लोगों ने खदशात किए प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्यूट्स है, उसमें बाकी चीज़ें हैं, या जिस तरह वो प्रोग्रेस होनी चाहिए नहीं हुई। बैंक्स के हवाले से बात करिए आपने, ये सही बात है कि बैंक्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं कोई नुकसान भी हो, एनपीए चले गए, सेक्शन 11 में बहुत सारे हमारे बैंक हैं, फिर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको वक्तन फौक्तन इंफ्यूजन किया गया, और उनकी जो एनपीए थे वो कम हुए, और कोशिश की कि वो बराबरी पे आ जाए। लॉसेस हुए, लॉसेस कैसे ह्यूमन एरर ही होते हैं, गलतियां कोताहियां हुई हैं, वक्तन फवक्तन कोताहियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आज बैंक की आपने बात की है कि आरबीआई ने कहा, बहुत सारे बैंक्स को कहा कि इनकी लाइसेंस रिजेक्ट कर दी। जब आरबीआई जो ऑपरेशनल बैंक्स करते हैं उन्हें लाइसेंस ही कैंसिल कर दी, तो उसको आप कर ही नहीं सकते क्योंकि बैंक में है ही नहीं कुछ, देयर इज नथिंग लेफ्ट। इसलिए हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उसको इंफ्यूजन करेंगे, उनके मुलाजमों को कहीं एडजस्ट करेंगे, और जो पेंडिंग लायबिलिटीज है वो भी हम क्लियर करेंगे। जहां तक इस एक्ट की बात है सर, मैं पढ़ूंगा सर ये, और ताकि ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में मेरे ख्याल से मेंबर्स ने शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर उनके पास बिल होगी तो जाहिर सी बात पढ़ी होगी। ये सर कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल जो था इज फॉर्म टू प्रेजेंट अमेंडमेंट्स seeks to vest power to hear appeals under the Cooperative Society Act to J&K Special Tribunal। ये वक्त की जरूरत है। जब 19/5 को सर 2019 रिऑर्गनाइज्ड एक्ट हुआ, उस वक्त ये जो है ये कानून जो है इसमें चला गया। 5 साल से हमारे पास कोई अपील अथॉरिटी नहीं थी जो हमारे केसेस को सुने, इमीडिएट केसेस जहाँ डिस्प्यूट्स होते थे। तो हमने कोशिश की, अब सरकार बनने के फौरन बाद हमारी प्रायोरिटीज रही कि हम ऐसे इकदाम करें जिससे हमारे जो लोग डिस्प्यूट्स है, अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स हैं, और हजारों में अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स है, जो डिस्प्यूट्स हम ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस बिल का जो है बिल का लाया, और इसमें अमेंडमेंट्स की हमने। अर्ली ऑल्सो J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल वॉज वेस्टेड विद द पावर्स to hear appeals of Cooperative Society Acts, but the enabling provisions of having such appeals lapsed with the Reorganized Act, जिसकी मैंने बात करी। अब ये है, क्योंकि इस एक्ट लाने से क्या होगा सर, जो हमारे डिस्प्यूट्स है, जो हमारी मसले होंगे, इमीडिएटली रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से आप एप्लीट्स, इस प्रोविजन के जरिए हम लोग और भी एप्लीट्स बना सकते हैं। जब तक हम प्रॉपरली फुल फ्लेज जो है सेपरेट कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल नहीं बनाएंगे, तब तक हम इससे काम लेंगे। ये 2016 में भी हुआ, जब स्टेट हमारी थी, तब भी ऐसे ही प्रोविजंस को लाया गया था, तब भी हमने ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर किया था, वो केसेस सुनते हैं। आज वक्त की जरूरत है, जब तक हम फुली इसको ऑपरेशन नहीं बनाते हैं ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तब तक हम इससे काम ले लेंगे। मुझे लगता है कि ऑनरेबल मेंबर्स, हालांकि इसमें किसी की अमेंडमेंट नहीं आई है, किसी की नहीं आई है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब लोग जो है वोट करें और इसको पास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि मुस्वदे कानून 1000 बिल नंबर 7 बापत 2025 को जेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर हैं इसके हाथ में वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब जावेद अहमद साहब। सर, आई ऑल्सो राइज टू मूव दैट द बिल बी पास। तहरीक की गई है कि मुस्वदे कानून 1000 को पास किया जाए।
तहरीक ऐवान के सामने है, किसी को कुछ नहीं कहना। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबरान मुस्वदे कानून हज़रा के हक में हो वो हाँ कहे, और जिसके खिलाफ हो वो ना कहे। मुस्वदे कानून मंजूर हुआ। अब उसको एडजोर्न करने से पहले मैं दो बातें करना चाहता हूं, मेहरबानी करके सब्र से सुनिए। बदकिस्मती हुई कि क्वेश्चन नंबर में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ। अच्छा नहीं, जो मैंने पहले भी कहा है कि हम आराम से भी अपनी बात रख सकते हैं इस ऐवान के सामने। मसला सिर्फ ये था, पवन जी ने एक एडजोर्न मोशन 2-3 दिन पहले दिया था। हमने उस वक्त एडजोर्नमेंट मोशन को इसलिए रिजेक्ट किया था, ये कह के, जो ये कहेंगे वो मैं खुद कहूंगा, ये कह के कि एक रेजोल्यूशन आने वाला है हाउस में, लिहाजा हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते उस चीज को जिसके लिए पहले ही डिस्कशन मुकर्रर की गई। यह हकीकत रेजोल्यूशन आया नंबर 3 पर था। जब रेजोल्यूशन हमने कल डिस्कस किए, 2 ही डिस्कस हो गए तो टाइम खत्म हुआ, तीसरे तक नौबत नहीं पहुंची। तो ऑनरेबल मेंबरान क्वालिटी एजिटेटेड थे कि मेरा इंपॉर्टेंट इशू था, ये जेर पास आना चाहिए था, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि टाइम खत्म होने पर 2 रेजोल्यूशन डिस्कस हुए। रूल्स कहते हैं जो आपने डिस्कस किया वो किया, जो डिस्कस नहीं किया वो लाइफस हो जाता है, वो लाइफस हुआ। उसके बाद पवन जी ने मेरे साथ बात की, मेरे चमड़ा, उसने कहा ना बड़ा एजिटेटेड हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और उनके मसाइल, वो तो ठीक है, मैंने इत्तेफाक किया। मैंने कहा अब एडजोर्नमेंट मोशन तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन आई विल डेफिनेटली गिव यू टाइम टू एजिटेट दिस इशू। तो ये इनके साथ बात हुई। आज उन्होंने फिर एडजोर्नमेंट मोशन लाया। एडजोर्नमेंट मोशन को मैंने इसलिए रिजेक्ट किया, इसलिए नहीं कि वो सैलब ज़रक़ा के बारे में था, जो मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि आप सैलब ज़रक़ा के बारे में बहस नहीं करवाना चाहते। वो कौन नहीं चाहता? अगर वो ऐसी बात होती तो मैं इस पर क्वेश्चंस एडमिट नहीं करता। इतने क्वेश्चंस मैंने एडमिट किए। एक क्वेश्चन में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यहां पर इंटरव्यू किया और डिटेल में बात की चीफ मिनिस्टर साहब ने। एक बात तो वो हो गई। अतः आज मैंने कहा कि एडजोर्नमेंट मोशन में इसलिए ही एडमिट कर सकता हूं, मेरे रूल्स कहते हैं, रूल 58, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, कि जिस चीज में आपने पहले लीव नहीं दिया होगा, एडमिट नहीं किया होगा किसी डिस्कशन को, उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद जब मेरे अपोजिशन के भाइयों ने यहां पर इस सवाल उठाया, मैंने कहा आप सब्र से काम लीजिए, क्वेश्चन को होने दीजिए, मैं फिर भी आपको एज ए स्पेशल केस उसको उठाने की इजाजत दे दूंगा, नॉट एज एन एडजोर्नमेंट मोशन। एडजोर्नमेंट मोशन इज द एक्सट्रीम स्टेप। आपको सिर्फ हाउस के जो प्रोसीडिंग वो सस्पेंड करनी पड़ती है, मगर वो रूल्स मुझे इजाजत नहीं देते। मैंने को क्वेश्चन खत्म होगा मैं आपको इजाजत दे दूंगा। अच्छा, मुझ पर यह कहा गया कि नहीं आप दरअसल चाहते नहीं हैं कि सैलब ज़रक़ा की बात हो जाए। वो कौन बेवकूफ होगा जो मुसीबत ज़रक़ा की बात करने की इजाजत नहीं दे देगा इस हाउस पर? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमें भी, हमारे दिल में भी वही दर्द मौजूद है, इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड। आप उनकी बात करना चाहते, मैं कैसे रोकूंगा? अब चूंकि मैंने कहा था 0 ओवर में इजाजत दे दूंगा, 0 आपने खुद खो डाया, आपने शोर किया और 0 ओवर खत्म हुआ उसके साथ। अब मैं क्या करूं? अब मैंने सोचा है, चूंकि इस हाउस के पास टाइम बहुत कम था, बात करने के लिए वक्त भी कम था, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल कैलेंडर है। कल ये इख्तिताम पे जो होगा ये सेशन कल, तो मैं एज ए स्पेशल केस, नॉट एज 0, क्योंकि 0 ओवर गया, 0 ओवर होता है इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर और लिस्ट ऑफ बिजनेस पर जो दूसरा आइटम हो उसके दरमियान जो टाइम आता है उसको 0 ओवर करते, नॉट अ 0 ओवर बट एज ए स्पेशल केस। इट विल नॉट फॉर्म अ प्रेसिडेंट, ये याद रखिए, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा आगे। आज मैं अलाउ करूंगा कि कुछ मेंबरान कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उभारना चाहते हैं, मैं कुछ टाइम आपको उसके लिए दे दूंगा, मगर इसको
भाई बैठिए ना आप, यही आदत है आपकी, आप सुनने की आदत नहीं है। तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं कहता हूं जरूर खत्म हुआ तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप जरूर आप नहीं बोलना चाहते, आप बोलना नहीं चाहते। अगर हाउस कहता है कि हमें कोई बहस करने की इजाजत नहीं दी जाए, मैं बंद करूंगा अगर आप नहीं मानते, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर अगर शोर होगा हाँ, तारिका में सब बताया आप क्या कह रहे हैं, बोलिए मत, अब ये भी मत बोलिए। मैं बोलता किसी इशू पर नहीं आज बोला, मैंने जबान तक नहीं खोली, लेकिन जब आपने ऑनरेबल मेंबरान के जज्बात की कदर करते हुए एक्सेप्शनली एक अपॉर्चुनिटी दे दी तो हमें उसकी तायद में रहना चाहिए। इतनी सी गुजारिश है। मुख्तसर तशरीफ रखिए आप। पवन जी बोलिए, आप पहले बोलिए। सिर्फ तो बोलने दो, ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, बोलने दो इसको। आप तशरीफ रखिए पठानिया साहब, अब शोर मत करो। I have permitted him, I have allowed him. बोलिए, आप आराम से बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं बहुत ही गहन पीड़ा के साथ और आक्रोश के साथ आपके माध्यम से जो पिछले 2 महीने में जो एक प्राकृतिक आपदा आई है, जो कैलामिटी ऑफ स्फीयर नेचर, पहले इसको नेशनल डिजास्टर कहते थे, स्टेट डिजास्टर लोअर टाइप का डिजास्टर हो गया, अब इसको कैलामिटी ऑफ स्फीयर नेचर कहते हैं। हमारे वहाँ पर जो लगातार बारिश हुई और जो क्लाउड बर्स्ट हुए और बहुत सारी जगह पे हमारे जो रिवर्स में फ्लड्स आए, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमारा हुआ। हमारी ज़मीनें सारी जो थी वो स्लाइड में चली गई, सैलाब के अंदर में वो सारे मकान डूब गए, बहुत सारे मकान जो थे वो क्षतिग्रस्त हुए। मैं आपको इस सदन को बताना चाहता हूँ 9,771 मकान तो खाली हमारे उधमपुर में डैमेज हुआ, डिस्ट्रिक्ट में डैमेज हुआ। ये जो मानवीय त्रासदी है जिसे ह्यूमन ट्रेजेडी, और कृषि का नुकसान हुआ, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए, सड़कों का हमारा यातायात पूरा ठप हुआ। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ सर्विसेज थी वो टोटली इफेक्टेड हुई। जब ये चीज़ हो रही थी तो सरकार का पहला काम होता है कि इमीडिएट रिलीफ मुहैया कराए। इमीडिएट रिलीफ में सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिलीफ जो है वो हमारा टाइम से नहीं पहुँचा। लोगों के जिनके घर बर्बाद हो गए थे, जिनके सिरों पे छत नहीं थी, उनको टेंट तक प्रोवाइड नहीं किए गए। टेंट अगर 100 घर बर्बाद हुआ तो 20 टेंट दिए गए, बाकियों को 12 फुट बाई 16 फुट का एक पतला सा तिरपाल दिया गया, उसके अंदर में लोगों को गुजारा करना। राशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेरे 5 इलाके हैं, लगभग 200 किलोमीटर का ट्रेन करते हैं। एक रामबन में करता है, एक रियासी में करता है। वहाँ पर राशन की बड़ी किल्लत है। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, 2 जगह पर तो इन्होंने जो है वो एयर ड्रॉपिंग की, और जो मेरे प्लेसेस रह गए थे उसके लिए मैंने जो रिक्वेस्ट किया तो सर उसके ऊपर में मैंने लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको मैंने रिक्वेस्ट की। सर मैं श्रीनगर में आया, मैंने श्रीनगर में आकर चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की और वो बड़े काइंड थे, उन्होंने डिप काम को फोन भी किया कि भाई इनके जो एरिया जहाँ पर लोगों की माली हालत इतनी खराब थी वहाँ दुकान ही कोई नहीं है। पीपल हैव गॉट द सो लो इकोनॉमिक पावर कि वहाँ कोई दुकानदार सस्टेन नहीं करता, वहाँ पर रास्ते बंद थे। तो डिस्पाइट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस ऑन टेलीफोन हमारे डिप काम साहब ने वहाँ पर एयर ड्रॉपिंग नहीं की। सर ये इसको थोड़ा ध्यान से, ये मैं आपके माध्यम से ला रहा हूँ, एयर ड्रॉपिंग नहीं की। चीफ सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं
दिल खान साहब को कि भाई ये मेरे पास में आई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उनको रिकमेंड किया, उन्होंने मेरे को फोन किया, उसके बावजूद ये दाबी नहीं की। सर, जो पुनर्वास का काम है, जो हमारा पहला काम था रिलीफ का, दूसरा था रिहैबिलिटेशन। सर, आज तक रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे पास में 12.5 करोड़ रुपया दिया गया, 5 करोड़ रुपया दिया गया रिलीफ के लिए कि टेंट, तरपाल, रोटी के लिए करो, 5 करोड़ रुपया दिया गया। अभी तक हमारी टेम्परेरी रिस्टोरेशन वहां पर नहीं हुई। मैं इस सदन को बता रहा हूं कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन भी नहीं हुई है, बट टू स्पीक ऑफ परमानेंट रेस्टोरेशन। सर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं 50 करोड़ रुपए का 49 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है 1,30,000 रुपया मिलता है एक कच्चे मकान को पक्के मकान। लगभग मेरा जो टोटली डैमेज था पक्का उसी वो 600 है। लोगों के 20-20 लाख के घर, 25-25 लाख के घर तबाह हो गए, 40 लाख के घर तबाह हो गए। हम क्या दे रहे हैं? 1,30,000। उसके बाद में जो सेमी पक्का या कच्चा उसी थे उनकी संख्या 2800 के करीब है। बाकी हमारे जो पार्शली डैमेज है, लेस डैमेज है। सर, ये 49,000 का जो SDRF का नाम है 1,30,000 का, वो सर आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। सर, ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 2 मंथ्स और अगस्त 25 को ये हुआ था, ये अगस्त 25 को हुआ था। 25 के बाद में आज तक लोगों के खाते में कोई पैसा नहीं पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, ये डैमेजेस की जो असेसमेंट है, ये डैमेजेस की जो असेसमेंट जो आई है सर, ये टोटल असेसमेंट है 324 करोड़। इसमें SDRF पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 283 करोड़ का मकानों के बगैर जो डैमेज हुआ है उसकी एडमिसिबिलिटी ओनली 49 करोड़ है। इट वॉज इंक्लूडेड फॉर दिस गवर्नमेंट, इट वॉज मैंडेटरी फॉर दिस गवर्नमेंट, सिंस दे वर नॉट हैविंग द फंड्स, दे शुड हैव रिकमेंडेड टू द सेंटर कि इसको NDRF में लाया जाए, क्योंकि जब SDRF के फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनको टॉप अप करने के लिए, उनको ऑगमेंट करने के लिए जो है NDRF के फंड्स को लाया जाता है। सर, आज तक कोई रिकमेंडेशन, उस दिन में चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि अभी हम रिकमेंड कर रहे हैं। आपके सेंटर से टीम आके विजिट करके चली गई। क्या हमारे ब्यूरोक्रेट इतने स्लो है? 2 महीने से जो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, जिनके पैरों के नीचे में गीली मिट्टी है, जिनके पास में जमीन उनकी सब चली गई है, उस दिन में मेरे जवाब में क्या आया कि रिहैबिलिटेशन में हम 5 मरले जमीन जो है वो लैंडलेस को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंडलेस। मेरा जवाब गंदम सवाल करना, बस आपने सवाल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों की अपनी जमीन चली गई, लैंडलेस का तो गवर्नर साहब को अनाउंस किया बड़ी देर हो गई, वो प्रोसेस चल रहा है। लैंडलेस की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था जिन लोगों की जमीन पूरी स्लाइड में आ गई, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड थी, चाहे वो कैटल की लैंड थी। तो सर, इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर उनकी जमीन के बदले जमीन, उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में उनकी जमीन का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। उनकी जमीन को स्टेट लैंड बनाते और उनको जिस जगह पे बिल्डेबल एरिया था, जहां मकान बन सकता था, उस जगह पर उसको मकान की जमीन देते। सर, ये नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सर्दी आ गई है, उन पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, सर वो लोग कहां जाएंगे? 2 महीने से सरकार सोई पड़ी है। सर, ये मानवीय त्रासदी इस स्केल की है कि आज बच्चे, बूढ़े, बीमार सब एक 12x18 के तरपाल में, 12x16 के तरपाल में 4 डंडे लगा के बैठे हुए हैं। सर, सरकार ने इसके ऊपर में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और सर, जब NDRF के अंदर में भी जो अमाउंट के अंदर में टॉपिंग नहीं होती है, उसके लिए हर सरकार जो है, चाहे वो कर्नाटक की सरकार रही हो, चाहे वो केरला के अंदर में फ्लड्स आए, हमारे तमिलनाडु में साइक्लोन्स आए हैं, या बाकी स्टेट्स में आए हैं, या गुजरात में आए हैं, तो गवर्नमेंट अपनी किटी से SDRF के अलावा जो एक हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था, उसमें 46(2)(a)
उसमें हम सेंटर से एनडीआरएफ के लिए मांगते हैं और 48 के अंदर में एसडीआरएफ होता है। एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ का अमाउंट टॉप अप नहीं कर सकता, बट स्टेट्स को स्पेशल उसके लिए फंड देती हैं। सर मैंने कर्नाटका का देखा, केरला का देखा, 6-6 लाख, 6.5 लाख, 8-8 लाख रुपया उन्होंने प्रति घर को दिया है। हमारे यहाँ पर 1,30,000 को। अच्छा, फिर हमारे यहाँ से कोई अप्रोच सीएसआर के लिए नहीं की गई। हमारे यहाँ पर इतनी कंपनीज काम कर रही है, एक जेएनके स्पेशल रिलीफ सीएसआर फंड बनाते हैं, वो एक विंडो क्रिएट करते हैं, उसमें जो पैसा आता उस पैसे को वो उनको देते, और अगर वो पैसा देते हैं तो कम से कम हम 50,000 रुपया एक एक आदमी को एवरेज उनका बढ़ा सकते थे। उसके अलावा हमने जो पैसा मांगा कि हमारे सीडीआर फंड के अंदर में पैसा अलोक किया जाए टॉप अप करने के लिए 1,30,000, उसके अंदर में मैंने 2 करोड़ की परमिशन मांगी। इतने मकान है, मैं 5,000 तो दे ही सकता, तो उसके अंदर में कल 50,000 के लिए कहा गया। सर इसमें सरकार का पहला फर्ज बनता था ये एनडीआरएफ के लिए जाए, उसके बाद में स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए जाए, जो 2013 के अंदर में उत्तराखंड में हुआ, 2014 के अंदर में जम्मू कश्मीर सरकार को दिया गया। आज तक सर सर मेरी प्रार्थना ये है कि मैं तो इसको बड़े डिटेल में, मैं ये पूरे लॉसेस की डिटेल लाया हूँ। सर आपका ये जमीन कब दी जाएगी, ये सरकार को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जमीन को इमीडिएटली अलॉट करें उनको सब्स्टिट्यूटेड लैंड, और उसके बाद में मकान सर 1,30,000 में नहीं बनेगा सर, इसके लिए आपको आप तशरीफ रखो ना, बोल रहे हैं एक आदमी, ये बोल रहे हैं आप तशरीफ रखें, मुझे लिस्ट मिली है आपके चीफ विप से, वही विषय के हिसाब से मैं चलूंगा। सर इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, आपके माध्यम से सरकार को ये कहिए कि मैं उधमपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, एजाज साहब आप तशरीफ रखिए। एजाज साहब प्लीज टेक यूर सीट, यू टेक यूर सीट। सर मतलब इसको बोलने दो, क्या करते हो आप? सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मकानों के अमाउंट को ये बहुत पुराना फिक्स किया, इसको बढ़ाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन में देरी ना करे, स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली रिकमेंड करे सेंटर को फॉर एनडीआरएफ फंड, एंड इन एडिशन टू एनडीआरएफ फंड द स्टेट शुड आस्क फॉर ए स्पेशल रिलीफ फंड जो उसके ओवर एंड अबव होगा आगे करने का। थैंक यू। जावेद हसन बेग साहब यहाँ हैं? नहीं है। इंजीनियर खुर्शीद साहब, जिसको मैं बुलाऊं ना वही बोलेगा, खुद ब खुद नहीं बोल सकते। बोलिए खुर्शीद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने फ्लैट पे जो यहाँ मौका दिया। जनाब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत नुकसान हुआ है। ऑनरेबल जनाब सीएम साहब वहाँ टूर करके आए, उनका बहुत बहुत मशहूर है। सर जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वहाँ पे, वो बड़ा अलग किस्म का है। उन्होंने सर एक क्वेश्चन के रिप्लाई में हमें बताया है कि 52 मकान जो फुली डैमेज हुए हैं, जबकि ये सरासर गलत है, और ये 75-80 मकानों को से ज़्यादा है। पार्टली इन्होंने बताया 162 जो कि 200 से ज़्यादा है। कैटल शेड इन्होंने बताया 112, और ये कैटल शेड सर इसमें भी एक कंफ्यूजन है सर, मैं यहाँ हाउस को बताना चाहता हूँ। कैटल शेड ये उसको बोलते हैं जहाँ हमारे पहाड़ों में भैंस और गाय वगैरह को रखते हैं, मगर वो घर के मालिक उसी कैटल शेड में रहते हैं सर। उनका किचन, उनका उठना बैठना उसी जो कच्चा मकान होता है उसमें होता है, और उसको कैटल शेड का नाम दे के 3,000 रुपया एसडीआरएफ में दे रहे हैं। ये सरासर गलत है सर, मेहरबानी करके इसको थोड़ा देखा जाए ताकि गरीब लोगों का नुकसान न हो। ऐसी फैमिलियां 60 से 70 फैमिलियां ऐसी हैं जो लैंडलेस और हाउसलेस हो चुकी हैं, मगर वही बात आ रही है सर 5 मरले वाली, मगर उसका भी अभी मैं उम्मीद रखूंगा इस हाउस के माध्यम से कि इसमें थोड़ा स्पीड अप हो जाए। और आगे विंटर सीजन आ रहे हैं, हमारे लोग सर तरपालों में बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई टेंट नहीं दिया है, हाँ वही 12 बाई 12 की तरपाल है,
मेहरबानी करके वो स्कूल के कमरे में है या कि पंचायत घर में है, तो इस तरह हमारे लोगों का गुजर बसर होना आगे विंटर में बहुत मुश्किल हुआ है सर। इसमें जितना जल्दी हो सके कोई ऐसा प्लान बना के इनको रिहेबिलिटेशन की जाए या कोई टेम्परेरी शेड वगैरह इनके लिए बन जाए टीम के। जब तक ये पॉलिसी बनती है, इस पॉलिसी को हम अगर वेट करते रहेंगे सेंटर का, ये कब आए, कब हम अपने लोगों को देंगे और अपना वो सर वहाँ पे आप छुपा सकेंगे। मेहरबानी करके सर, जिस तरह एग्रीकल्चर लैंड हमारी मेज की फसल थी वो 100% वहाँ पे डैमेज हो चुकी है, उसके लिए भी इन्होंने कंपनसेशन बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, मगर 40% अभी इन्होंने डिसबर्स किया हुआ है, उनको भी दिया जाए। केसीसी लोन का सर हर एक ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे बताया है कि केसीसी लोन माफ किया होना चाहिए, क्योंकि जब फसल नहीं रही सर, जमीन नहीं रही, तो वो कहाँ से उसकी रिपेमेंट करेगा सर। मेहरबानी। ये दूसरा सर, जो ये हमारा सबसे बड़ा मसला जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में सर, लोग वहाँ पे गरीब हैं, वो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, आज से नहीं रहते सर, 70-80 साल हो गए उनको वहाँ पे रहते हुए, मगर जो भी वहाँ उनका नुकसान हुआ, फसल का हुआ, मकान का हुआ, जमीन का हुआ, और उनको फाइल रिजेक्ट हो गई ड्यू टू स्टेट लैंड है जी, उसके बिना उनका कोई चारा ही नहीं है सर। अगर वो दो अपने 7 पीढ़ियों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और इसमें कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी सर प्लीज। रोड वगैरह थे हमारे, रोड हो गया सर एक मिनट हो गया, बहुत से लोग और बोलना चाहते हैं और डैमेज हुए हैं हमारे रोडों पे तकरीबन 50%। में शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्नमेंट का, अपने मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने तकरीबन रेस्टोरेशन के लिए हमें फंड्स रिलीज किए हैं और अभी भी बड़े फंड्स अभी रिलीज करने को हैं, अगर वो फंड्स रिलीज हो जाए। अपने पीडीडी डिपार्टमेंट है, पीएचई है सर, तो इन चीजों को देखकर सर थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। रिहेबिलिटेशन को सर बड़ा जरूरी है स्पीड अप करने के लिए, अदरवाइज सर हमारे लोग आगे सर्दियों में बहुत उनको परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन मसूदी साहब हैं यहाँ? अच्छा, एजाज अहमद खान नाम लिखा हुआ है, आप खान हैं? यहाँ खान लिखा हुआ सर, ये थोड़ा चीफ विप साहब को थोड़ा सा अच्छा गलती हो गई, खान कोई नहीं है, एजाज अहमद खान कोई नहीं है। चलिए आप बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, शुक्रिया आपने मौका दिया। जिस तरीके से अपोजिशन ने बात उठाई, अच्छी बात है, अपने इलाके की बात, लोगों की बात करनी चाहिए। हमें लोगों ने तभी यहाँ भेजा है, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट ने काम किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब ये मुसीबत पड़ी जम्मू कश्मीर के ऊपर, अगर उनका भी शुक्रिया अदा ना हो, मैं समझता हूँ ज्यादती हो, क्योंकि जैसे ही ये मुसीबत खास करके इस बार, पिछली बार जैसे कश्मीर में आई, इस बार जम्मू प्रोविंस में आई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए और कई जगहों पे सर मैं बताना चाहूँगा हाउस में कि 4-4, 5-5 किलोमीटर वो पैदल चल के गए, जहाँ गाड़ी नहीं जाती थी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ सर मैं पुंछ की तरफ बताऊँगा कि पुंछ में भी हमें फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हुआ, और मेंढर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ के लोगों को जो इमीडिएटली गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो करना चाहती थी गवर्नमेंट, वो किया। मेरी स्पीकर साहब गुजारिश है कि जितने भी ये लोग हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, इनके लिए एक जैसे 10-10 लाख का प्रोविजन दिया है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ हमें वन टाइम 1-1 करोड़ का हमें देना चाहिए, ताकि हम तमाम मिलके जो अपने से मदद कर सके मेंबर, हम वो मेंबर वहाँ पे करें, ताकि जहाँ जहाँ ये मुश्किलात हुई उन लोगों की बात की जाए। वो लोग आज भी हमारी तरफ देख रहे हैं। और ख़ास करके सर मैं बताना चाहूँगा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं। हमें अभी थोड़े ही टाइम हुआ है, पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई, उन्होंने सिविलियन एरियाज में जो शेलिंग की उससे नुकसान, और अभी उस नुकसान से हम ठीक ही नहीं हुए, तो दूसरी मुसीबत हमारे पे आन पड़ी है जो बारिश में उससे नुकसान हुआ। स्पीकर सर, मैं एक बात हाउस में आपके सामने रखना चाहूँगा। स्पीकर सर, हम सब की एक कोशिश होनी चाहिए, जो लोगों को जो चाहते हैं, जिस तरीके से लोग करना चाहते हैं, लोगों की जो सेंटीमेंट्स है उसके साथ चलना, लोगों के
जो मुश्किलात है उसको उभारना है। मैंने स्पीकर साहब एक रेजोल्यूशन लाया था पैलेस्टाइन के ऊपर, आपने उसको अलो नहीं किया। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप उसको आगे मौका दें सर, हम लाएं। कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई ऐसे चाहते हैं, सिर्फ मैं चाहता था कि इस हाउस से एक सॉलिडेरिटी, एक यहाँ से मैसेज चला जाता कि हम तमाम लोग जो शहीद हुए, जो मारे गए बच्चे, जिनके साथ नुकसान हुए, उनके लिए जो है आज आप देखिए पूरी दुनिया में, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में क्रॉस द ग्लोब, जब भी कभी प्रेयर्स होती है, फ्राइडे की होती है, कोई भी नमाज होती है, उसमें वहाँ के बच्चों के लिए, लोगों के लिए दुआएं होती हैं। लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक करारदाद यहाँ पे लाई जाए जिससे हम ही आपकी तरफ से यूनाइटेड नेशन को या जितने को ये दे कि हम लोगों को पिछाते हैं कि वहाँ एक पीस हो, अमन हो और लोगों को जो है सिक्योरिटी वहाँ मिले। इरफान हफीज लोन साहब। थैंक यू सर। आप कहाँ थे 2 दिन से 3 दिन से? बैठे बैठे मैं देखता हूँ कोई बात। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर सबसे पहले सर मेरी रिक्वेस्ट है कि योर गुड सेल्फ जो है कस्टोडियन ऑफ हाउस मीन्स कस्टोडियन ऑफ ईच मेंबर। तो सर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल। काइंडली सर ऐसा इंश्योर करिए कि हमें भी मौका मिले। जो बोले इसलिए बुलाया सर। एक जो इस फ्लड्स पे जो इन्होंने ऑनरेबल मेंबर्स ने कंसर्न, जो भी इनके जेन्युइन कंसर्न्स है, हम चाहते हैं वो रिड्रेस हो सर। उसके साथ साथ सर हाल ही में बारामूला में सर एक रिव्यू मीटिंग की थी ऑनरेबल सीएम साहब ने। इन पूरी कैबिनेट थी वहां पर। तो सर कई सालों के बाद सर एक कलंतरा हॉस्पिटल है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ये वागूरा ट्रेडी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो सर वहां नाइट सर्विस कई सालों से चल रही है। और उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे हम जम्मू कश्मीर के बदकिस्मत लोग हैं, जैसे हमें ड्यूअल कंट्रोल है, इसी तरीके से उस हॉस्पिटल का जीएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट का है। जीएमसी के पास जाएंगे बारामूला, वो कहते हैं हेल्थ के पास जाओ, हेल्थ के पास बोलते तो जीएमसी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा भी वहां पर थे, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद साहब भी थे, सारे पूरी कैबिनेट थी। तो सर इन प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल सीएम द कंसर्न मिनिस्टर एश्योर्ड एंड पास द डायरेक्शन कि तब ये चल रहा था शायद ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा नाइट सर्विस के लिए। डिस्पाइट दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, डायरेक्शन पास हुई, उसके ही दिन कुछ 2 दिन 3 दिन के बाद 20 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली जो मुझे बताया गया नाइट सर्विसेज क्लोज की गई डिस्पाइट इन प्रेजेंस ऑफ द होल कैबिनेट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दिस इज द हाइट ऑफ थिंग सर। सेकेंड थिंग सर, हम चाहते हैं कि वहां पर सर ये नाइट सर्विस जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, हम उनके शुक्रगुजार हैं, शी पास द डायरेक्शन, वी आर थैंकफुल फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शंस वी आर नॉट कैरिंग। तो हम चाहेंगे एक सर इसमें खाली रेस्टोर ना हो, लेकिन हम चाहेंगे रिट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेल। अगर गवर्नमेंट ने वहां ये सर एवरीबडी सेइंग ये सर, तब सब लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया इट विल कंटिन्यू, इट विल नॉट क्लोज। लेकिन सर जब कैबिनेट एश्योर करती है कंसर्न मिनिस्टर और वहां पर उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है, सर वी वांट इंक्वायरी इनटू इट एट कलंत्रा। जब सीएम साहब ने हंसा, जब मैंने वहां भी सीएम साहब को बोला, ऑनरेबल सीएम साहब को, कि सर इसमें हमारी जम्मू कश्मीर का हाल हुआ, यूटी का ड्यूअल कंट्रोल है, वही इस हॉस्पिटल का है। तो दे जस्ट इन द लाइटर में दे लाफ्टर एंड सर सबने हंसा वहां पर। तो सर अब मेरी गुजारिश है इट मस्ट बी लुक्ड इनटू कि ये क्यों बंद हुआ डिस्पाइट द डायरेक्शन। सेकंड थिंग सर, मेरी गुजारिश है कि रेस्टोर होना चाहिए राइट सर्विस। सर मुकम्मल कर रहा हूँ सर। और सर एक वाणी गांव सर वहाँ पर वारीपोरा पाइन बहुत एक बड़ा तिलगांव वगैरह गांव है सर। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि सर हमने असेंबली में लास्ट टाइम में उठाया और वहाँ पर रिसीविंग स्टेशन सैंक्शन हुआ। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फीडर है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो सर हम चाहेंगे कि उसमें एक्सपेडाइट काम हो और टिल रिसीविंग स्टेशन वजूद में आए, इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर काम हो, ये बिजली सप्लाई हो जाए। तारिगानी साहब। सर मैं सबसे पहले अपनी इस बात को यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर्स का ताल्लुक है फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, कंसर्न अबाउट द plight ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, जो गांव बर्बाद हो गए तालाब की वजह से, यहाँ रास्ता बंद हुआ, बारिशें हुई, फल तबाह हुआ,
उनके एडुकेट कंपनसेशन चाहिए। ये मुतालबा बरहक है और सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में कुछ कदम उठाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि दिल खोलकर मदद कर ले। लेकिन सर, मैं जो इशू आपके वसातत से यहाँ हाउस के सामने रखना चाहता हूँ, हमारा देश अब भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है और जो अहम पिलर है डेमोक्रेसी का, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पिलर्स जो हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, उसमें मीडिया है, प्रेस है। और अभी 3 तारीख को ये मीडिया का दिन होता है, तो जो उसमें रिव्यू लिया गया, अगर आप जायज़ा लेंगे कि हमारे प्रेस फ्रीडम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा इंडेक्स नीचे आ रहा है मुसलसल। और आज ये हाल है कि हम बहुत नीचे आ रहे हैं। जो हमारा 2022 में रिकॉर्ड था, हम उससे भी उस वक्त 150 अमंग 180 कंट्रीज़, अब वो पहुंच गया है 160 कंट्रीज़ के लेवल पर, यानी बहुत ही नीचे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ तो प्रेस शायद ये नहीं किसी पर मैं तनकीद कर लूँगा, मेहरबानी मेरे दोस्त बैठे ऑनरेबल मेंबर, हाँ ठीक है, बैठे। आपसे गुजारिश है, जम्मू कश्मीर ज़्यादा ही जहाँ तक प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक़ है, उसमें और ज़्यादा कदगन रहे, ये एक हकीकत है। और मेरा ये मानना है, जिस सोसाइटी में भी प्रेस की फ्रीडम कमज़ोर पड़े, वहाँ डिसरप्टिव एलिमेंट्स को फ़ायदा मिलता है और डिवाइसिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में एक माहौल मिलता है। और इसीलिए ये जो प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक है, इट्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सॉवरेनिटी, द नेशनल इंटरेस्ट, रादर इट्स अ पिलर फॉर प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी एंड द इंस्टीट्यूशनल गारंटीज फॉर ईच वन ऑफ अस। और मेरे ख्याल में अब जो भी यहाँ डेलिब्रेशन होती है, अगर ये रिपोर्ट ना हो पब्लिक में और पब्लिक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिक को इन्फॉर्म न किया जाए, हमारी करनी क्या है एज इंडिविजुअल मेंबर्स, एज द इंस्टीट्यूशन, एज द गवर्नमेंट, एज द अथॉरिटीज, मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती, अकाउंटेबिलिटी जो हम बार बार दोहराते हैं वो भी कमज़ोर पड़ती है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अभी भी 4 जर्नलिस्ट बंद। एक दूसरा, जहाँ तक ये जो प्रमोशन का सवाल है, उसमें इश्तहारात का सवाल है, कई सालों से मनमानी रही, कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं, जैसे कि जिसकी मर्जी जिसकी लाठी उसकी बात वाला मामला। और अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, अब भी जो मीडिया के बारे में जो एक वाइब्रेंट पॉलिसी चाहिए शायद मौजूद नहीं है। और इसमें जहां तक हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, दैट मीन्स एज कंफ्यूज्ड एज इट वाज बिफोर इलेक्शन। मैं हैरान हूं सर, जबकि ये हकीकत है, अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, बिजनेस रूल्स पढ़ लेंगे, उसमें ये कायदा ज़ाबिता है, पब्लिक ऑर्डर के बगैर और ऊपर वाली सर्विसेज के बगैर सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। और इसमें पता नहीं कंफ्यूजन क्यों। और अभी भी आप देख लीजिए कि कई फाइलें जो एडवर्टीजमेंट के बारे में, एक तो पॉलिसी ही नहीं है, वही मनमानी है, दूसरा ये कि फाइलें पड़ी है वहां, लेकिन क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, कहां से नहीं मिली है, कहां जाए। और आप आज भी ये देख लीजिए, यहाँ ग्रेटर कश्मीर है, कश्मीर टाइम्स है और अखबार है, माशाअल्लाह उन पर कल भी नजरें अनायत रही, नेगलेक्ट की, और आज भी वही नजर
इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए भी जारी है। पता नहीं किन किन अखबारों को, मेरे पास सारे मालूमात नहीं। आप अभी चैनल इसका देख लीजिए, उनकी भी मावनत कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक, लेकिन अभी भी गुलिस्तान की चैनल का जो मसला है इल्तिवा में पड़ा है, सुनने में आया है। और ये जो नॉन एम्पल, ये जो हमारे लोग हैं जो भी अभी उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा वो बंदोबस्त हुआ नहीं, कागजात पूरे हुए नहीं, लेकिन तब भी उनकी मावनत चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग। वो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को लोगों के सामने लाते हैं, वो बाज़ाब्ता एक राबते का काम करते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाना चाहिए। मैं कंक्लूड कर लूंगा। फर्स्ट, वी मस्ट एंश्योर फ्रीडम ऑफ प्रेस, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिपोर्टर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट जो डेमोक्रेसी का पिलर है। और इसके अलावा जरूरी है कि हमारी इस खिते में मीडिया पॉलिसी बननी चाहिए, जिसमें ये जो एडवर्टीजमेंट इसके बारे में मनमानी है उसके बारे में भी पॉलिसी हो, ताकि पता रहे कौन हकदार है कौन नहीं है, किसको कितनी मावनत चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। मुजफ्फर खान साहब। Full honorable speaker, हाँ, इधर भी आऊंगा, इधर आऊंगा इसके बाद। allowing me to speak on a very important issue. आऊंगा इधर, जरूर आऊंगा। मैं जब खड़ा होने सबको नहीं टाइम दे सकता हूँ, मगर कुछ लोगों को जरूर दे दूंगा। हाँ, मैं खड़ा होने से पहले with the permission of the आपने ज्यादा नारे दिए आज, इसलिए टाइम नहीं मिलेगा। बैठे बैठे, कोई बात नहीं, कोई बात। his thought requires a rest now. His thought requires a rest now because he has slogan. हाँ, बोलिए बोलिए। मैं खड़ा होने से पहले मुझे एक थॉमस जेफरसन की एक सेइंग याद आई। मैं थोड़ा बीच में से भूल गया था, मैंने चेक किया उसको। उसने कहा था, इन क्वेश्चन ऑफ पास लेट नो मोर बी हर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मैन, but bind him down from the mischief by the chains of the constitution. Constitution means law. किसी भी आदमी पर आप भरोसा नहीं कर सकते जिसको आप पावर देते हैं। उसको एक ही तरीका है उसको बाउंड करने का कि उसको चेन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आप बाउंड करें। मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था। रेजोल्यूशन में मैंने कोई चीज स्पेशल नहीं मांगी थी। मैंने कहा था जो कानून है, जो कानून इस लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आरडीडी ने जो जवाब दिया उस रेजोल्यूशन में, मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मूव करने वाला हूं, मिसलीड किया है। जो कानूनी सूरत उसकी है नहीं। आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन बिकॉज दैट इज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ इंटायर हाउस। दे हैव मिसलेड अस। जो इस वक्त जो डिस्कशन है, मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर जॉन साहब ने कहा कि पुंछ में गए, रजौरी में मैंने जब डाटा देखा, रजौरी में बिलखुसूस मेरी कंस्टिट्यूंसी थी और बुद्धल और बकोरी का एरिया जो दूर दराज का था, डैमेज सबसे ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में अगर कंपेयर करेंगे तो वहां हुआ। घर वहां नुकसान हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदमी वहां देखने के लिए नहीं पहुंचा। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी क्योंकि डैमेज जम्मू में भी हो गया और श्रीनगर में भी हो गया, और जब कैपिटल में कोई डैमेज हो जाता है तो पेरिफेरी एरियाज आप भूल जाते हैं, वो मर जाते हैं। उनकी तरफ किसी ने देखा नहीं। सड़कें अभी भी रिस्टोर नहीं हुई हैं, लोगों के रास्ते बह गए। कुछ लोग इस सर्दी के मौसम में मकान उनके पास नहीं रहे, वो कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब मैंने कोशिश की, मैंने कहा उनको कम से कम टेंट दिए जाए। कहा जी हमारे पास टेंट्स कोई नहीं है। और जो असेसमेंट कमेटीज बनाई, पटवारी को भेजा गया इलाके में, पटवारी इलाके में कोई नहीं गया। दफ्तरों में बैठकर उन्होंने फोन पर पता किया किसका डैमेज हुआ। आधे लोगों का डैमेज असेस ही नहीं हुआ, उनकी फाइल्स रिजेक्ट कर दी गई। और यहां तक क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो इफेक्टेड हो गए,
उस वजह से क्या हुआ, कहा नहीं जी फाइलें बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे पास फंड्स नहीं है, लिहाजा फाइलें रोक। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई कि भाई जिसका नुकसान हुआ, एक को आप दे रहे हो, पड़ोसी को आपने दे दिया, दूसरे पड़ोसी को आपने नहीं दिया, तो ये हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। उसको दोबारा असेस करने के लिए हिदायत दी जाए कि जिस जिसका डैमेज हुआ है उसको असेस किया जाए। बाकी इन्होंने बोला, मैं उनकी तायद में खड़ा हूँ कि SDRF में जो आप कंपनसेशन देते हैं वो पीनट कंपनसेशन इनसफिशिएंट है, वो नहीं हो पाएगी। एक और जो मैंने पिछली बार भी जब मैं बोला था, मैंने थोड़ा टाइम इसको दिया था। हमारे रजौरी पुंछ में मोस्टली लोग, जितने भी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और उनकी दो ही क्रॉप्स होती हैं सीजन में, एक धान की और एक मक्की की। मक्की की फसल कंप्लीट डैमेज हो गई, उसको असेस करने के लिए कोई न तो प्रोसेस इनिशिएट किया गया। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ नुकसान शायद फसल का नहीं हुआ है, वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं रजौरी तक कि कोई ये देखे कि वहाँ लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल स्पीकर साहब से कि वो डायरेक्शन पास करें कि कम से कम हमारे इलाके में फसल का जो नुकसान हुआ उसको असेस किया जाए और लोगों को कंपनसेट किया जाए, या लोगों को 2-3 महीने आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। बस बस बस। एक चीज और अर्ज करूंगा सर, KCC का जो लोन था, अब जिस आदमी की फसल डैमेज हो गई, कम से कम उसको कोई राहत दी जाए, उनका KCC लोन जो है माफ किया जाए। वो भी डिप्टी लीडर हैं आपके। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिस्कशन में बोलने का मौका फराहम किया। ये एक बहुत बड़ी आफत जो थी 26 तारीख को यहाँ आई, जिसने इस बारिश ने पूरी जम्मू खित्ते को और कश्मीर को झंझोड़ के रख दिया। इसमें कितना नुकसान हुआ भाई? बोले समझाया करे ना। इसलिए मुझे भी, मैं तो सारी रियासत की बात की है कि हर जगह नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो मेरा अपनी विधानसभा है वो पहाड़ी क्षेत्र है। सांबा नाम जरूर सिटी का है कि आप वहाँ से निकलते हैं। द रेस्ट ऑफ द एरिया को सारा पहाड़ी है, जैसे हमारा किश्तवाड़ का इलाका हो, चाहे हमारा डोडा का इलाका हो, उसी तरीके से वहाँ